जय श्री कृष्णा दोस्तों, मेरा नाम है अजय कृष्णवंशी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे प्यारे से चैनल इनविंसिबल पायोनियर इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, इस चैनल के अंतर्गत हम राजस्थान इतिहास के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर्स का अध्ययन कर रहे हैं। इसमें हमने कल एक टॉपिक स्टार्ट किया है जिसका नाम है दोस्तों राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिसमें अपन कालीबंगा सभ्यता के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। आज हमारा चर्चा का विषय रहने वाला है आहड़ सभ्यता। तो इसको बिना टाइम वेस्ट किए प्रारंभ करते हैं। आहड़ सभ्यता। उम्मीद करता हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे, स्वास्थ्य लाभ ले रहे होंगे। परमात्मा की असीम कृपा आप पर बरस रही होगी। ऐसी उम्मीदों के साथ शुरू करते हैं दोस्तों आहड़ सभ्यता के बारे में जानकारियाँ। आहड़ सभ्यता, किसी भी सभ्यता को जब हम पढ़ते हैं तो सर्वप्रथम तो हमें उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए कि वो जो सभ्यता है वो कहाँ पर विकसित हुई है, कौन से राज्य में विकसित हुई है, उस राज्य का वो जिला कौन सा है और किस नदी के किनारे वो विकसित हुई है। तो थोड़ी सी चर्चा इसकी करते हैं दोस्तों। आहड़ सभ्यता का जो विकास होता है ये होता है दोस्तों उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में कहाँ पर होता है? उदयपुर जिले में। उदयपुर जिले में एक नदी प्रवाहित होती है दोस्तों, आयड़ नदी। उदयपुर जिले के पास में एक नदी प्रवाहित होती है, आयड़ नदी। इस आयड़ नदी को बेड़च नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बेड़च नदी। ये आयड़ नदी का पहले नाम आहड़ नदी था, अपभ्रंश होते होते इसका नाम हो चुका है अब आयड़ नदी। तो मैं कह सकता हूँ दोस्तों आहड़ सभ्यता का विकास उदयपुर जिले की पास में एक नदी प्रवाहित होती है आयड़ या फिर बेड़च, उसके किनारे ये सभ्यता फली फूली है, ये सभ्यता विकसित हुई है। खोज किसने की है इस सभ्यता की? महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों। इसकी खोज की है 1953 में। किसने की है? अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास। अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा 1953 में आहड़ सभ्यता की खोज की गई। साथ ही इनके द्वारा उत्खनन यानी कि खुदाई का कार्य भी प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि उत्खनन, जिसे हम देसी भाषा में खुदाई कह सकते हैं, वो कार्य भी इनके द्वारा प्रारंभ कर दिया गया। यानी कि खोज अक्षय कीर्ति व्यास 1953 और साथ ही इन्होंने उत्खनन कार्य भी प्रारंभ किया। दोस्तों, इसके 3 साल बाद यानी कि 1956 में एक व्यक्ति का नाम आता है आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल। आरसी अग्रवाल ने यहाँ पर एक बार फिर से उत्खनन कार्य किया। क्या किया इन्होंने? एक बार फिर से उत्खनन कार्य किया। इसके बाद में दोस्तों 1961-62 में HD साकलिया, HD साकलिया 1961-62 में HD साकलिया द्वारा मेलबर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से, मेलबर्न विश्वविद्यालय कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है। मेलबर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से इस स्थान पर उत्खनन का कार्य करवाया गया तथा नई नई चीजें प्राप्त की गई। तो हम कह सकते हैं 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास द्वारा खोज तथा साथ ही उत्खनन कार्य प्रारंभ कर दिया गया। उसके बाद में 1956 में आरसी अग्रवाल द्वारा भी उत्खनन कार्य करवाया गया। 1961-62 में HD साकलिया द्वारा मेलबर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से यहाँ पर उत्खनन कार्य प्रारंभ करवाया गया। दोस्तों, एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता हूँ। जैसे अपना ये वीडियो, ये जो क्लास कंप्लीट होगी, इसके अंत में हम इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में भी विचार विमर्श करेंगे। तो पूरा वीडियो आप देखिए, उसके बाद में इसके जो महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण, राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, तो उनके बारे में भी हम इसके बारे में वीडियो के उपरांत चर्चा करेंगे। उसके बाद में दोस्तों उपनाम की बात करते हैं। इस सभ्यता को और किस किस नाम से जाना जाता था? उपनाम। तो दोस्तों इस सभ्यता को एक तो आघाटपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? आघाटपुर। आघाटपुर क्यों कहते हैं? क्योंकि 10वीं और 11वीं शताब्दी में कुछ ऐसे शिलालेख मिले हैं जहां पर इस स्थान का नाम आघाटपुर मिलता है। इस वजह से इस सभ्यता को आघाटपुर सभ्यता के नाम से भी संबोधित किया जाता है। दोस्तों, इसी सभ्यता को धूलकोट की सभ्यता भी कहते हैं। कौन सी सभ्यता? धूलकोट की सभ्यता। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस सभ्यता की जो खोज हुई है वो 1500 मीटर का एक टीला है। 1500 मीटर का एक टीला है
उसके अंदर इस सभ्यता की खोज हुई। यानी कि एक टीला है जो कि 1500 मीटर की लंबाई में फैला हुआ है, उस टीले के अंदर इस सभ्यता की खोज हुई है और स्थानीय भाषा में और वहाँ के जो लोकल लोग हैं उस स्थान को धूलकोट कहते हैं। इस वजह से इस सभ्यता का एक और नाम क्या हो गया दोस्तों, धूलकोट सभ्यता। इस सभ्यता को दोस्तों बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है, बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, ये इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि बनास संस्कृति के नाम से क्यों जानते हैं। दोस्तों होता क्या है, एक नदी आती है, उस नदी का नाम है दोस्तों आयड़ नदी। ये नदी उदय सागर झील में मिल जाती है। उदय सागर झील उदयपुर में, जिसका निर्माण उदय सिंह द्वारा करवाया गया था। उसके बाद में जब ये आयड़ नदी इस उदय सागर झील में मिल जाती है, उदय सागर झील को जब ये जल आपूर्ति करवा देती है, तब ये यहाँ से निकलती है। तब इस आयड़ नदी का नाम उदय सागर झील से होने के उपरांत आयड़ नहीं रहता, इसका नाम हो जाता है दोस्तों बेड़ज। क्या हो जाता है मेरे प्यारे दोस्तों, बेड़ज। उसके बाद में ये बेड़ज नदी मिल जाती है एक और नदी में, उस नदी का नाम है दोस्तों बनास। क्या नाम है, बनास नदी। तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं दोस्तों, हम आयड़ नदी आती है, आयड़ नदी उदय सागर झील में मिलती है। उदय सागर झील से जब ये आयड़ नदी निकलती है तो इसका नाम हो जाता है बेड़ज। इस वजह से आयड़ या फिर बेड़ज नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। साथ ही ये बेड़ज नदी बनास नदी में मिल जाती है, इस वजह से इसको बनास संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा दोस्तों इसका एक और नाम है ताम्रवती नगरी। क्या नाम है, ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी इस सभ्यता को क्यों कहा जाता है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तांबे के बहुत ही औजार तथा उपकरण मिले हैं। तांबे के औजार तथा उपकरण मिलने के कारण, तांबे के औजार एवं उपकरण मिलने के कारण, किसके उपकरण मिले, तांबे की, किसके मिले, ये तांबे के औजार तथा उपकरण मिलने के कारण इस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। अब कौन कौन से ऐसे उपकरण मिले, थोड़ी सी चर्चा उनकी कर लेते हैं। जैसे यहाँ पर दोस्तों 6 तो सिक्के मिले हैं अपने को, 6 तो क्या मिले हैं, सिक्के मिले हैं, 6 तांबे के सिक्के मिले हैं। और इन 6 सिक्कों पर एक विशेष बात देखने को मिलती है, इनकी एक साइड पर जो यूनान का सूर्य देवता है उसका नाम है दोस्तों अपोलो। यूनान के सूर्य देवता अपोलो की का चित्र मिलता है। जैसे ये सिक्का है, तो इस सिक्के की जैसे ये एक साइड है, तो इस साइड पर यूनान का जो सूर्य देवता है अपोलो, क्या नाम है उसका दोस्तों, अपोलो। यूनान का सूर्य देवता अपोलो का चित्र मिलता है इन सिक्कों के एक साइड पर। तो ये एक महत्वपूर्ण बात। इसके साथ में यहाँ पर 2 कुल्हाड़ियां भी मिली है। 2 क्या मिली है दोस्तों, कुल्हाड़ियां। क्या मिली है, 2 कुल्हाड़ियां जो कि तांबे की थी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अंगूठी मिली है, अंगूठियां मिली हैं जो कि तांबे की थी। क्या मिली है, अंगूठियां मिली है जो कि तांबे की थी। साथ ही यहाँ पर दोस्तों चूड़ियां मिली हैं, और ये चूड़ियां भी किसकी थी, तांबे की थी। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे उपकरण मिले हैं जिससे अपने को पता चलता है कि आहड़ सभ्यता का संबंध ताम्र युगीन सभ्यता से जरूर रहा है, यानी कि तांबे से इस सभ्यता का संबंध रहा है। इस वजह से इसको ताम्रवती नगरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। तांबे के औजार तथा उपकरण मिलने के कारण सिक्कों की एक साइड पर यूनानी देवता अपोलो का चिन्ह। तो इससे एक बात ये भी अपने को समझ में आती है, मतलब यूनान के देवता का, यूनान का जो सूर्य देवता है अपोलो का चित्र मिला है। इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं यहाँ के जो लोग थे वो व्यापार तथा वाणिज्य में इतने अधिक समृद्ध थे कि यूनान के लोगों से उनका व्यापार होता था। इस वजह से यूनान के लोगों से व्यापार होने के कारण ही यूनान के देवता अपोलो की यहाँ पर चित्र मिलता है सिक्के पर। इस वजह से इसको क्या कहते हैं दोस्तों, ताम्रवती नगरी के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसका कालखंड क्या है, इसका कालखंड माना जाता है दोस्तों 1900 से 1200 ईसा पूर्व। 1900 से 1200 ईसा पूर्व के मध्य, यानी कि लगभग इसका कालखंड माना जाता है दोस्तों वर्तमान से 4000 वर्ष पूर्व। वर्तमान से लगभग 4000 वर्ष पूर्व इस सभ्यता का कालखंड माना जाता है। 1900 से 1200 ईसा पूर्व इस सभ्यता का कालखंड माना जाता है, यानी कि वर्तमान के संदर्भ में अगर हम बात करें तो लगभग 4000 वर्ष के समथिंग इसका कालखंड माना जाता है।
अब दोस्तों मेरे ख्याल से यहाँ नीचे तो दिखेगा नहीं, तो इसको हटा देते हैं और जो आगे की अपनी चर्चा रहेगी शुरू से करते हैं। यहाँ तक आप चाहो तो नोट्स भी बना सकते हो और लिख भी सकते हो, आपकी जो इच्छा हो कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगर आपको वीडियो की स्पीड में कोई समस्या हो कि धीरे पढ़ाते हैं तो आप 1.25 कर सकते हो, 1.5 कर सकते हो। आपको यूट्यूब ऐसी सुविधाएं देता है कि आप उनका इस्तेमाल कर सकते हो। फास्ट लगे तो स्लो भी कर सकते हो। मेरे ख्याल से स्लो पढ़ने की तो आपको आवश्यकता महसूस नहीं होगी, तो फास्ट कर सकते हो आप, अगर आपको स्पीड स्लो लगती है तो आपकी इच्छा है। सभ्यता कहाँ पर विकसित हुई दोस्तों? उदयपुर जिले की जो बनास, उदयपुर जिले की जो आइडिया पे जो बेड़ज नदी है उसके किनारे ये सभ्यता विकसित हुई है। दोस्तों इस सभ्यता में कच्ची ईंटों तथा पत्थर के मकान मिलते हैं। पत्थर के मकान मिलते हैं, यानी कि जो भवन बने हुए थे वो भवन किसके थे? ईंटों और पत्थर के थे। लेकिन ईंटें कौन सी थी दोस्तों? कच्ची ईंटें थी। इसके अलावा इस सभ्यता में अपने को बहुत सारे चूल्हे देखने को मिलते हैं। एक तो बड़ा चूल्हा मिला है और बहुत सारे छोटे चूल्हे मिले हैं। एक साथ 6 चूल्हे भी मिले हैं, एक साथ 6 चूल्हे मिले, जिससे ऐसा संकेत भी मिलता है कि आहार सभ्यता में जो व्यवस्था रही होगी परिवारों की, वो संयुक्त परिवार की व्यवस्था रही होगी। कौन सी व्यवस्था रही होगी? संयुक्त परिवार व्यवस्था रही होगी। आहार सभ्यता के अंतर्गत एक साथ 6 चूल्हे मिलने से इस चीज की ओर इशारा मिलता है कि हो सकता है आहार सभ्यता में जो लोग रहते थे वो संयुक्त परिवार व्यवस्था के अंतर्गत रहते थे। दोस्तों आहार सभ्यता में लोग बाग खेती किया करते थे। खेती करेंगे तो फिर क्या होगा? अनाज पैदा होगा, और अनाज पैदा होगा तो अनाज का भंडारण भी तो करना होगा। तो अनाज के भंडारण के लिए ये मृद भांड का इस्तेमाल करते थे। मृद भांड। अब दोस्तों मृद भांड का क्या मतलब है? ऐसे बड़े बड़े पात्र जो कि मिट्टी से बने होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? हम मृद भांड कहेंगे। तो यहाँ के निवासी कृषि किया करते थे। कृषि की जो उपज होती थी उसको भरने के लिए, उसको संग्रहित करने के लिए बड़े बड़े मृद भांडों का इस्तेमाल किया करते थे। और दोस्तों ये जो मृद भांड हुआ करते थे उन पर लाल तथा काली धारियां पाई जाती हैं। जो मृद भांड हुआ करते थे, जैसे ये एक मृद भांड है, मेरी जो चित्रकला है आपको पता है इसे बहुत ही क्या कह सकते हैं, मतलब बहुत ही बुरी है। तो जो अनाज रखने के लिए मृद भांड हुआ करते थे वो उन मृद भांडों पर लाल तथा काली धारियां मिलती थी। इस वजह से इसको लाल तथा काली मृद भांडों की संस्कृति भी कहा जाता है। किसको? आहार सभ्यता को। और ये जो अनाज भरने के लिए बड़े बड़े मृद भांड मिले हैं खुदाई के अंतर्गत, इनको दोस्तों गोरे या फिर गोर, कोठे या फिर कोट भी कहा जाता है। कोठे या फिर कोट भी कहा जाता है। अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम मिलते हैं, तो मैंने लिख दिए सुविधा के हिसाब से। क्या बोला दोस्तों मैंने? बनास संस्कृति के अंतर्गत कृषि किया करते थे लोग। कृषि की जो उपज होती थी, जो पैदावार होती थी, उसको संग्रहित करने के लिए बड़े बड़े मिट्टी के पात्रों का इस्तेमाल किया करते थे, जिन्हें मृद भांड कहते हैं। इन मृद भांड पर लाल तथा काली धारियों की पेंटिंग देखने को मिलती है। इस वजह से इसको लाल तथा काली धारियों के जो मृद भांडों की संस्कृति भी कहते हैं। और ये जो बड़े बड़े मृद भांड हुआ करते थे जिनमें अनाज संग्रहित होता था, इन्हें गोरे या कोठे भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों उत्खनन यानी कि खुदाई के दौरान अपने को ठप्पे भी मिले हैं। यहाँ पर क्या मिले हैं? ठप्पे मिले हैं। ठप्पे क्या होते हैं? सील अगर आपने देखी हो सरकारी कार्यालयों में जो सील होती है, जैसे प्रधानाचार्य की सील होती है, किसी भी अधिकारी की जो सील होती है ना, ऐसे ऐसे सील लगाई जाती है। तो यहाँ पर क्या मिले? वो ठप्पे यानी कि सीलें मिली है यहाँ पर, जिससे ऐसा पता लगता है कि आहार सभ्यता के निवासी रंगाई छपाई का कार्य भी दोस्तों करते थे। यानी कि रंगाई छपाई उद्योग भी यहाँ पर क्या था? विकसित था। रंगाई छपाई उद्योग इस सभ्यता के अंतर्गत विकसित था। कौन सा उद्योग विकसित था? रंगाई छपाई उद्योग यहाँ पर विकसित था। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर बाट मिलते हैं। बाट यानी कि तोल के जो बाट होते हैं, किसी भी सामग्री को तोलने के लिए बाटों का इस्तेमाल किया जाता है। तो इस सभ्यता के अंतर्गत अपने को बाट भी मिलते हैं। इससे ये पता चलता है कि यहाँ के लोग बाग व्यापार तथा वाणिज्य में बहुत ज्यादा सक्रिय थे। व्यापार तथा वाणिज्य किया करते थे। इस वजह से ही तोल के लिए बाट का प्रयोग
इस संस्कृति के अंतर्गत किया गया था। अभी वर्तमान समय में हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कांटे आ गए हैं, किसी भी चीज़ को उस पर रखो तो वो बता देती है इलेक्ट्रिक से जुड़ी हुई थी। लेकिन अभी भी बहुत सारे गाँवों में और ग्रामीण परिवेशों में वजन तोलने के लिए, किसी भी सामग्री का वजन मूल्यांकन करने के लिए दोस्तों बाट का इस्तेमाल किया जाता है। और बाट आर्य सभ्यता में भी देखने को मिलती है। इससे ये पता लगता है दोस्तों कि इनका व्यापार तथा वाणिज्य में बढ़ चढ़कर उस समय योगदान, बढ़ चढ़कर इनका वो रहा होगा, इनका इन्वॉल्वमेंट इसमें व्यापार तथा वाणिज्य में रहा होगा। और ऐसा भी पता लगता है कि यहाँ के जो लोग बाग थे वो यूनान तथा ईरान के लोगों के साथ भी व्यापार किया करते थे। क्यों किया करते थे? क्योंकि यूनान का तो अभी अपने को पता लग गया कि यूनान के जो सूर्य के देवता है अपोलो, उसका चित्र मिला है एक सिक्के पे। इसका मतलब कि यूनान के लोगों से इनका संबंध था। अब संबंध कौन सा हो सकता है? व्यापार या फिर वाणिज्य का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर ईरान के बर्तन भी मिले हैं, यानी कि ईरानी शैली के बर्तन मिले। कैसे बर्तन मिले अपने को? ईरानी शैली के दोस्तों यहाँ पर बर्तन मिले हैं। तो फिर इससे ये भी तो पता चलता है कि यहाँ के जो लोग बाग थे वो व्यापार वाणिज्य के लिए विदेशों से भी व्यापार वाणिज्य किया करते थे। मुख्य व्यवसाय इनका कृषि था। इसके अलावा दोस्तों ये जो शव था, मरने के बाद में जो व्यक्ति मर जाता है उसका जो शव होता है, शव को ये आभूषण सहित गाड़ते थे। आभूषण सहित क्या कर देते थे? गाड़ते थे। जैसे कोई व्यक्ति मरा तो उसको दफनाया जाएगा, तो दफनाने के बाद में फिर से चित्र मेरे को बनाना पड़ेगा, जो कि मैं बहुत ही घटिया बनाऊंगा। जैसे ये व्यक्ति मरा तो अब इसको ये यहाँ पर इसकी जो आभूषण पहनेंगे तो आभूषणों के साथ ही इसको गाड़ दिया। मतलब हो सकता है आर्य सभ्यता के जो निवासी थे वो पुनर्जन्म में विश्वास किया करते होंगे, क्योंकि ये जो आभूषणों के साथ इसको गाड़ा तो इनकी ऐसी मान्यता रही होगी कि अगले जन्म में भी इसको ये आभूषण प्राप्त हो जाएंगे। तो ये शव को आभूषणों के साथ गाड़ दिया करते थे। दोस्तों इस सभ्यता का एक और नाम देखने को मिलता है, या फिर नाम नहीं भी कहें, पेन चेंज कर लेते हैं। तो इस सभ्यता को दोस्तों इधर लिख देता हूं मैं, ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता, ताम्र पाषाण काल की सभ्यता का स्थल भी कहा जाता है। ताम्र पाषाण काल सभ्यता का स्थल भी इसको कहा जाता है। यानी कि हम कह सकते हैं मित्रों, प्यारे दोस्तों, कि आर्य सभ्यता को ताम्र पाषाण काल की जो सभ्यता रही है उसका एक स्थल भी हम कह सकते हैं। तो दोस्तों अभी हमने चर्चा करी ली है, किसके बारे में कर ली हमने? आर्य सभ्यता के बारे में, जो कि उदयपुर जिले में आयड या फिर बेडस नदी के किनारे विकसित है। आयड बेडस का और बनास का मैंने कॉन्सेप्ट आपको बता दिया और मुख्य मुख्य चीजें हमने डिस्कस कर ली। तो अब समय हो चुका है किसका? क्वेश्चन का समय अब हो चुका है। तो क्वेश्चन कर लेते हैं। दोस्तों कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। अगर आप इसके दो तरीके क्वेश्चन करने के, या तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बोलूं फिर डायरेक्ट आंसर बताऊं, ऑप्शन के बाद में आंसर बताओ, या फिर दूसरा तरीका ज्यादा फायदेमंद रहेगा आपके लिए, मेरे लिए नहीं, आपके लिए दूसरा तरीका ज्यादा फायदेमंद रहेगा। वो तरीका क्या है? मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, ऑप्शन बोलूंगा, उसके बाद में आपको वीडियो को क्या कर देना है? पॉज कर देना है, फिर सोचना है, आंसर अपना दिमाग में रखना है, फिर मैं फाइनल आंसर बताऊंगा। तो फिर आपका आंसर अगर सही है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं है तो उसको आप याद करना। और उसके वीडियो के उपरांत आप ये भी बताना नीचे कमेंट में कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आज ये लगभग 9 से 10 क्वेश्चन है ये, तो 9 या 10 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो मेरे को कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताना, अगर आपकी इच्छा हो तो, नहीं तो कोई बात नहीं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, आहड़ संस्कृति राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? प्रश्न पूछा है मैंने आपसे, आहड़ संस्कृति राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? आप बोलोगे गुरुजी आप भी मजाक करते हो, पीछे ही तो लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शन बता देता हूँ। राजसमंद, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा उदयपुर, चौथा बांसवाड़ा। पहला राजसमंद, दूसरा भीलवाड़ा, तीसरा उदयपुर, चौथा बांसवाड़ा। आप पॉज करो और इसका आंसर दो। तो अभी अपने ने लेटेस्ट पढ़ाई है तो इसका आंसर आप दे दोगे उदयपुर। लेकिन दोस्तों जब ये सारी चीजें हम पढ़ लेते हैं, एग्जाम में जब ये क्वेश्चन आते हैं ना, तो वहाँ पे थोड़ी समस्या हो जाती है। अभी आपको ये क्वेश्चन आसान लगेंगे लेकिन उस समय थोड़े से मुश्किल लग सकते हैं। लेकिन अगर आप कंसेप्ट के साथ चीज़ों को पढ़ते हो, थोड़ी बारीकी के साथ पढ़ते हो और टाइम पे रिवीजन करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छे ढंग से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, तो
एग्जाम में भी ऐसी कोई विशेष समस्याएं आपको नहीं आएगी। बहरहाल हम क्वेश्चन की ओर ध्यान देते हैं। पहला क्वेश्चन अपना कंप्लीट हो चुका है। आर्य संस्कृति राजस्थान के किस जिले से संबंधित है? उदयपुर जिले से। दूसरा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? और इसका ऑप्शन में दे रहा हूं आपको, क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहा हूं, आहड़ सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है? और मैं ऑप्शन रिपीट कर रहा हूं। पहला ऑप्शन है दोस्तों बाणगंगा नदी, दूसरा ऑप्शन है आयड़ नदी, तीसरा ऑप्शन है कांतली नदी, चौथा ऑप्शन है घग्गर नदी। पहला बाणगंगा, दूसरा आयड़, तीसरा कांतली, चौथा घग्गर। खोज करो और आंसर दो। इसका आंसर मैं बता रहा हूं आपको, आयड़ नदी के किनारे आहड़ सभ्यता विकसित हुई है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? आहड़ सभ्यता की खोज किसने की? पहला ऑप्शन है अक्षय कीर्ति व्यास, दूसरा ऑप्शन है आरसी अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है एसडी साकलिया, चौथा ऑप्शन है वीएन मिश्र। तो अभी हमने चर्चा की है कि इसकी खोज किसने की है? अक्षय कीर्ति व्यास ने 1953 में इसकी खोज की है। हालांकि कुछ जगह पर दोस्तों आरसी अग्रवाल भी मिलता है, लेकिन हिंदी ग्रंथ अकादमी की पुस्तक में अक्षय कीर्ति व्यास लिखा हुआ है, तो हम उसे ही ऑथेंटिक आंसर मानेंगे। चौथा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, उत्खनन आहड़ सभ्यता का उत्खनन या फिर खुदाई का कार्य किसके द्वारा किया गया? पहला ऑप्शन है अक्षय कीर्ति व्यास, दूसरा ऑप्शन है आरसी अग्रवाल, तीसरा ऑप्शन है एसडी साकलिया, चौथा ऑप्शन है सभी। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा सभी, क्योंकि अक्षय कीर्ति व्यास ने प्रारंभ किया था, उसके बाद में आरसी अग्रवाल ने 1956 में किया था उत्खनन या फिर खुदाई का कार्य, और एसडी साकलिया ने 1961-62 के दौरान मेलबर्न विश्वविद्यालय के सहयोग से किया था। तो इसका आंसर उपरोक्त में से सभी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है आपके लिए उत्खनन चाहिए हो गया। अगला क्वेश्चन है ताम्रवती नगरी या फिर, अच्छा ये भी आ सकता है, जैसे या तो ताम्रवती नगरी आ जाएगा, या फिर आगाड़पुर आ जाएगा, या फिर बनास संस्कृति आएगा, या फिर धूलकोट आएगा। इनमें से चारों में से कोई भी नाम आ सकता है। मैं क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ताम्रवती नगरी या आगाड़पुर या बनास संस्कृति या धूलकोट के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? अब ये चारों नाम एग्जाम में नहीं आएंगे, एग्जाम में केवल एक ही नाम आएगा। जैसे प्रश्न आ गया आपके एग्जाम में, ताम्रवती नगरी के नाम से किस सभ्यता को जाना जाता है? ऑप्शन दे देता हूं आपको। पहला ऑप्शन गणेश्वर, दूसरा बागोड़, तीसरा बेराट, चौथा आहड़। तो फिर इसका क्या आंसर रहेगा दोस्तों? आहड़ सभ्यता को ताम्रवती या फिर आगाड़पुर या फिर बनास संस्कृति या फिर धूलकोट के नाम से जाना जाता है। क्यों जाना जाता है इसकी चर्चा हम इस वीडियो के अंतर्गत कर चुके हैं। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, संयुक्त परिवार के प्रमाण किस सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त होते हैं? संयुक्त परिवार यानी कि ज्वाइंट फैमिली, तो हमने चर्चा की है कि एक साथ यहाँ पर 6 चूल्हे मिले हैं, जिससे ऐसा इशारा मिलता है कि संयुक्त परिवार प्रथा यहाँ पर रही होगी। तो इसका आंसर आ जाएगा आहड़ संस्कृति, ऑप्शन वो क्यों सेम। अगला प्रश्न है गोरे व कोठे क्या है? गोरे व कोठे क्या है? पहला ऑप्शन है अनाज रखने के मृद भांड, दूसरा है पानी रखने का पात्र, तीसरा ऑप्शन है मुद्रा यानी कि पैसा रखने का पात्र, और अगला ऑप्शन है दोस्तों खाना रखने का पात्र। तो कोई गधा भी बता देगा कि इसका आंसर क्या आएगा? अनाज रखने का मृद भांड या फिर अनाज रखने का पात्र। क्यों? क्योंकि अभी हमने चर्चा की है। अगला प्रश्न है यूनानी देवता अपोलो का चित्र किस सभ्यता से प्राप्त सिक्कों पर अंकित है? यूनानी देवता अपोलो का चित्र किस सभ्यता से प्राप्त सिक्कों पर अंकित है? ऑप्शन दे रहा हूं मैं आपको, गणेश्वर सभ्यता, बागोड़ सभ्यता, आहड़ सभ्यता, बेराट सभ्यता। तो क्या आ जाएगा इसका भी? आहड़ सभ्यता आ जाएगा। यूनानी देवता, यूनान में जो सूर्य का देवता माना जाता है वो अपोलो को माना जाता है, और अपोलो के जो चित्र हैं वो यहाँ की जो मुद्रा प्राप्त हुई है, तांबे की जो मुद्रा प्राप्त हुई उस पर अपने को मिले हैं। व्यापार तथा वाणिज्य से संबंध रहा होगा। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, यूनान व ईरान से व्यापार संबंध किस सभ्यता के थे? तो यहाँ पर आर्य सभ्यता में अपने को क्या मिले हैं दोस्तों? क्या मिले हैं? ईरानी शैली के बर्तन मिले हैं, साथ ही यूनानी देवता अपोलो की अंकित हुई सिक्के मिले हैं। तो इससे ये साबित होता है कि आर्य सभ्यता का संबंध यूनान तथा ईरान के साथ व्यापारिक संबंध रहे होंगे। तो दोस्तों आज हमने चर्चा की है आर्य सभ्यता के बारे में। उम्मीद करता हूँ आपको ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहेगी। अगर आपने पूरा वीडियो देखा है शुरू से अंत तक,
तो मेरे ख्याल से आपको एग्जाम में इससे संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। कुछ सभ्यताएं बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे आहड़ सभ्यता है, कालीबंगा सभ्यता है, गणेश्वर सभ्यता है, और भी 4-5 जो सभ्यताएं वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो मैं उन पर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को पूरा देखा है तो उसके लिए आप निश्चित तौर पर बधाई के पात्र हो। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। इसके बाद में दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में एक और नई सभ्यता के साथ चर्चा करते हैं। धन्यवाद।